हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम आपको RRB ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जीके जीएस का। इसमें दोस्त हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इन सभी प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि हम सभी प्रश्न जो है वो PYQ कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री को हो या हिस्ट्री को हो या बायोलॉजी को हो, कंप्यूटर के हो या फिर स्टैटिक जीके के हो या फिर एनवायरमेंट के हो। तो दोस्त, जितने भी प्रश्न है ज्योग्राफी वगैरह के, सारे PYQ में। तो दोस्त, ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए कारगर साबित होंगे। तो दोस्त, जिस किसी भाई बहन ने इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो अवश्य देखें। और आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्त, अगर आज के पहले प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्त, प्रारंभिक हिंदू दर्शन है मतलब हिंदू दर्शन में जीवन के कुल कितने चरण बताए गए हैं? तो दोस्त, इसमें 4 चरण बताए गए हैं। कितने? 4 चरण बताए गए हैं दोस्त। अब वो 4 चरण कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। तो दोस्त, ब्रह्मचर्य की जो अवस्था बताई गई है वो कब से कब तक? 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ शादी वगैरह कर लेनी चाहिए और गृहस्थ जीवन जीना चाहिए दोस्त। कब से कब तक? इसकी जो अवस्था बताई 25 साल से 50 साल तक। इसके बाद दोस्त वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जंगलों की तरफ निकल जाना चाहिए, मतलब तीर्थ स्थल की तरफ निकल जाना चाहिए। ये 50 से 75 साल तक बताई गई दोस्त। उसके बाद इस संसार को छोड़कर संन्यास लेना चाहिए दोस्त। संन्यास, तो इसकी अवस्था बताई गई है 75 साल से और 100 साल तक, अगर व्यक्ति की औसत उम्र 100 साल मान ली जाए तो। ठीक है दोस्त। तो हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण हैं? 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न दोस्त, उपनिषद में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो दोस्त, उपनिषद में जो उपशब्द का अर्थ है, तो सबसे पहले उपनिषद का अर्थ जाने। तो उपनिषद का अर्थ जो होता है दोस्त, वो होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के निकट या समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्त, यहाँ पे जो उपशब्द आया इसका अर्थ है निकट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निकटता। उपशब्द का क्या अर्थ है दोस्त? निकटता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त, वेदों का कौन सा अंग? तो वेदों के अंग की बात हो रही, तो दोस्त इन्हें हम वेदांग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेदांग। और दोस्त, अगर वेदांग की बात की जाए तो इनकी कुल कितनी संख्या है? तो दोस्त, ये 6 है। वेदांग कितने? 6 है। 6 कौन कौन से? कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। और अब दोस्त रह गया आपका एक, ये 4 हो गए, 1 2 3 4। अब रह गया आपका ज्योतिष। 5 नंबर पे डाल लो ज्योतिष। शिक्षा, और छठा रह गया दोस्त शिक्षा। तो ये कुल कितने हो जाएंगे दोस्त? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इनमें से दोस्त जो निरुक्त है, इसमें क्या बताया गया है? जो व्याकरण में कठिन शब्द है, जो बहुत ज्यादा कठिन लिस्ट है, जिनका अर्थ समझ नहीं आता, तो उन सभी कठिन शब्दों के अर्थ को व्याख्या सहित उसमें लिखा गया है। किसमें दोस्त? निरुक्त में। तो निरुक्त में क्या बताया गया है? जो कठिन शब्द है उनमें उनकी व्याख्या सहित अर्थ को बताया गया है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का वेद कहा जाता है? तो दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। कौन सा? सामवेद। सामवेद को दोस्त यहाँ लिखा है गीत की पुस्तक या गीत का वेद, मतलब संगीत का वेद भी कहते हैं। और अगर बात की जाए कि स्वरों का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्त? तो दोस्त, स्वरों का प्रथम प्रयोग भी सामवेद में ही हुआ था। और दोस्त, इसको अगर पढ़ने वाले की बात की जाए, इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है?
पढ़ने वाला, उद्गाता, उद्गाता कहते हैं दोस्त, ठीक है। और इसकी और बात की जाए तो इसका जो उपवेद है, उपवेद, जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है इसका, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया आपका सामवेद। अगर दोस्त यजुर्वेद को पढ़ने वाले की बात की जाए तो यजुर्वेद को पढ़ने वाला कौन कहलाता है? यजुर्वेद पढ़ने वाला, तो दोस्त इसे अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। दोस्त अगर अथर्ववेद को पढ़ने वाले की बात की जाए तो इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। दोस्त ऋग्वेद को पढ़ने वाले की बात की जाए तो इसे पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? होत्री कहलाता है। अगर दोस्त इन चारों वेदों में बात की जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे नया है। ऋग्वेद को जो है दोस्त, ऋग्वेद सबसे पुराना होने के साथ साथ सबसे बड़ा भी ऋग्वेद ही है। सबसे ज्यादा ऋचाएं भी ऋग्वेद में ही मिलती हैं। और दोस्त ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो कहीं कहीं मिलेगा 10,462, कहीं मिलेगा 10,562 और कहीं मिलेगा 10,600। तो दोस्त सबसे ज्यादा मान है वो कौन सा? 10,562 ऋचाएं हैं दोस्त इसमें, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्त अगला प्रश्न है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्त इसका संबंध किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे? तो दोस्त धनुर्वेद का जो संबंध है वो युद्ध कौशल से है। किससे दोस्त? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद धनु आ रहा है दोस्त, इससे ये पता लगता है कि जो धनुर्वेद है उसमें धनुष बाण की शिक्षा दी जाती है। तो जब धनुष बाण की शिक्षा दी जाती है तो दोस्त वो किसके काम आएगी? युद्ध कौशल में ही तो काम आएगा धनुष बाण चलाना। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका जो अर्थ है, इसका संबंध जो है वो किससे? युद्ध कला कौशल से। अगला प्रश्न दोस्त, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्त अगर मुंडक उपनिषद की बात की जाए तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। किससे दोस्त? अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्त अगर मुंडक उपनिषद की बात की जाए तो इसी से भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा दोस्त? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया दोस्त? मुंडक उपनिषद से। और इसका अर्थ है जो इसका संबंध है वो किससे? अथर्ववेद से। दोस्त अगर उपनिषद की बात की जाए तो कुल कितने उपनिषद हैं? तो दोस्त 4 वेद, 6 वेदांग, 7 आरण्यक, ठीक है दोस्त, 18 प्राण और उपनिषद कितने दोस्त? 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में भी देखा जाए तो सबसे पहला पहला जो है सबसे पुराना की बात की जाए, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है दोस्त। सबसे बड़ा बड़ा की बात की जाए दोस्त तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। और दोस्त अगर सबसे छोटा की बात की जाए, सबसे छोटा दोस्त मुंडक उपनिषद है। कौन? मांडुक्य उपनिषद। कौन सा दोस्त? मांडुक्य उपनिषद।
तो दोस्त ये है उपनिषद। सबसे पुराना छांदोग्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। ठीक ठीक है दोस्त। और ये कुल संख्या कितनी है इनकी? 108 है। ठीक है। अगला, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो दोस्त भारत की वैदिक काल अवधि 1500 बीसी से 500 बीसी तक चली। दोस्त इसमें भी क्या है, जो 1500 बीसी, इसका जो सही टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। 600 बीसी तक है दोस्त, लेकिन प्रश्न में 500 बीसी लिखा था, तो यही सबसे निकट है। तो दोस्त इसमें भी अगर देखा जाए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी ईसा पूर्व तक कौन सा रहा? ऋग्वेद काल रहा, ऋग्वैदिक काल। और दोस्त अगर आगे बात की जाए कि 1000 से 600 बीसी तक, तो दोस्त उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऋग्वेद की। तो दोस्त ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल। तो दोस्त ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। दोस्त ऋग्वेद की रचना हुई तो कृष्ण द्वैपायन ने की थी। महर्षि जो थे कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया था। और दोस्त जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें बाकी जो 3 वेद हैं, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी। तो दोस्त अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो इसमें जो समाज था, समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक। ठीक है दोस्त। जैसे हड़प्पा सभ्यता वाली जो सिंधु सभ्यता है, उसकी बात की जाए तो वो मातृ सत्तात्मक समाज था। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो शहरी थी, और ऋग्वैदिक काल ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता क्या चीज थी दोस्त? ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो आर्य थे, आर्य आए थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहते हैं। तो आर्यों के समय जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। आज दोस्त जाति धर्म के आधार पर है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या थी? ये कर्म के आधार पर थी। यहाँ बाल विवाह जैसी चीजें नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। ठीक है दोस्त, यह है ऋग्वैदिक काल। और इसमें एक बात और की जाए कि छुआछूत, क्या छुआछूत का प्रमाण मिलता है? तो दोस्त यहाँ छुआछूत भी नहीं थी। छुआछूत भी ऐसा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो दोस्त ये जो अथर्ववेद है, ये किसके बारे में बताता है? जादू टोना, वशीकरण। ठीक है दोस्त, प्रेम विवाह। और जो कृषि है उसके लिए जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, कीटनाशक हैं, उनके बारे में कौन बताता है? दोस्त अथर्ववेद बताता है। और दोस्त इसके जो रचयिता हैं, रचयिता इसके रचयिता हैं महर्षि अथर्वा। महर्षि अथर्वा, इसीलिए दोस्त इसे अथर्ववेद कहा गया है। और इसको जो पढ़ने वाला है उसे क्या कहते हैं? पढ़ने वाला ब्रह्मा। इसे पढ़ने वाला दोस्त कौन कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। और दोस्त अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कन्या जन्म पर निंदा भी की गई है। कन्या जन्म पर आपसे पूछा जाए कि कन्या जन्म पर किस वेद में निंदा बताई गई है, तो कन्या जन्म पर निंदा किसमें बताई गई है?
तो दोस्त ये अथर्ववेद ही है जिसमें कन्या जन्म पर निंदा बताई गई है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्त वसुदेव कुटुंबकम इसका अर्थ क्या होता है कि जो संसार है या संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है, मतलब ये संसार अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, इस तरह का इसका अर्थ है। तो दोस्त इसका जो जिक्र किया गया है वो कहाँ किया गया है? महाउपनिषद में किया गया है। दोस्त अगर छांदोग्य उपनिषद की बात की जाए तो इसमें यम, जो मृत्यु के देवता है यमराज, और एक बालक नचिकेता, नचिकेता का जिक्र इसमें मिलता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है? तो दोस्त कितने मूल तत्वों से बनी होती है प्रत्येक वस्तु? 5 मूल तत्वों से बनी होती है। ये दोस्त 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और दोस्त 5वां है आकाश। तो कोई भी वस्तु अगर ब्रह्मांड में है तो जो प्राचीन भारतीय दर्शन है इसके अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो दोस्त भारतीय संविधान में कितने से ली गई हैं? 13, 6, 7 या 10? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। अच्छा दोस्त, देख लेते हैं वो 10 देश कौन कौन से एक नजर में। अगर 10 देशों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है यूएसए, 2 नंबर पे दोस्त अमेरिका आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, दोस्त 3 नंबर पे आ जाएगा आपका आयरलैंड, 4 नंबर पे आ जाएगा दोस्त जापान, 5 नंबर पे आ जाएगा दोस्त जर्मनी, 6 नंबर पे दोस्त आ जाएगा ब्रिटेन, 7 नंबर पे दोस्त आ जाएगा आपका फ्रांस, 8 नंबर पे रूस, और दोस्त 10 नंबर पे 9 नंबर पे कनाडा, और दोस्त 10 नंबर पे आ जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्त ये 10 देश हैं जहां से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। तो दोस्त इन सभी 10 देशों से क्या क्या लिया गया है, ये सब बातें हम अगली जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें पढ़ लेंगे। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो संवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्त, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और दोस्त बाद बाकी और भी चीजें हैं जो सब कहाँ से, इन देशों से क्या क्या लिया गया है संविधान में, ये हम अगले प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्त अगर बात की जाए किसने सबसे पहले रखा था, तो एम एन रॉय ने सन 1934 में एम एन रॉय ने प्रस्ताव रखा था कि भारत के लिए अपनी एक संविधान सभा हो और भारत का अपना एक संविधान हो। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने रखा। लेकिन दोस्त इनसे पहले भी अगर बात की जाए तो 1928 में 1929 कब? 31 दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन में, तो दोस्त जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये प्रस्ताव रखा था कि भारत के लिए उसकी एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। दोस्त इसी के बीच
जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोस्त ये तो प्रस्ताव रखने वाले हो गए, लेकिन अगर बात की जाए कि जो संविधान सभा है इसका प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया, तो दोस्त इसके प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया, 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। दोस्त अब स्वीकार तो कर लिया 1942 में, लेकिन इसे मूर्त रूप कब दिया गया, तो जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में इसे मूर्त रूप दिया गया, इसे मूर्त रूप या व्यवहार में लाया गया। ठीक है दोस्त, मूर्त रूप दिया गया, या फिर यूं कहें कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और किसके तहत, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत हुआ था। ठीक है दोस्त, तो जो संविधान सभा है इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के। ठीक है दोस्त, और अगर पहले स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, वो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। दोस्त हैली धूमकेतु के बारे में पूछा गया कि हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, तो दोस्त हैली नाम का एक धूमकेतु है, ये उछल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है। इससे पहले ये 1900 अभी जो दिखाई देगा दोस्त वो 2061 में दिखाई देगा। कब, 2061 में दिखाई देगा। इससे पहले कब दिखाई दिया होगा, तो 1985 में। दोस्त कब, 1985 में दिखाई दिया था। ठीक है, तो अब कब दिखाई देगा, इसमें 76 साल और जोड़ दो, 6 और 5 11, 8 7 15 और 16 और 2061। अब ये कब दिखाई देगा दोस्त, 2061 में दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त शिकारी तारामंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्त ये होता है आपका ओरियन। ओरियन तारामंडल को दोस्त शिकारी तारामंडल के नाम से या हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, शिकारी का मतलब हंटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्त जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यूपी में, जो पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दोस्त इसके आसपास कौन सा हो जाएगा, बिहार और झारखंड। झारखंड में इस त्योहार को क्या नाम से जाना जाता है, तो दोस्त इसे खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। क्या, यहाँ इसी को खिचड़ी नाम से जानते हैं, खिचड़ी उत्सव। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाया जाता है, और ये दोस्त 14 या 15 जनवरी 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्त विशु कहाँ मनाया जाता है, पुथांडु कहाँ का है, गुड़ी पड़वा कहाँ का है, और पोइला वैशाख कहाँ का है। तो दोस्त पोइला वैशाख अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, जो बैसाखी मकर संक्रांति है यहाँ। तो दोस्त बैसाखी की अगर बात की जाए तो दोस्त बैसाखी कहाँ है, सबसे पहले पुथांडु की बात करते हैं। पुथांडु कहाँ है, तमिलनाडु में। विशु केरल का है दोस्त। उसके बाद गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। अब पोइला वैशाख कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। तो क्या हो गया, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, विशु कहाँ का, केरल का नव वर्ष। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, पुथांडु तमिलनाडु का है, और पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल का नव वर्ष है। ठीक है दोस्त, अगर बात की जाए कर्नाटक, कर्नाटक
और कर्नाटक का जो नववर्ष है दोस्त उसे क्या कहते हैं हम? युगादि कहते हैं। क्या? युगादि। युगादि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो कर्नाटक का नववर्ष है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्त प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है दोस्त। समय की इकाई, समय की सेकंड है। प्रकाश की तीव्रता दोस्त इसे किस में मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता कैंडेला में। द्रव्यमान दोस्त किलोग्राम में हो गया। तो दूरी की इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है दोस्त। जो प्रकाश वर्ष है इससे बहुत लंबी दूरियां मापने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी का वो प्रकाश वर्ष है? नहीं। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दोस्त? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दोस्त एक पारसेक की बात की जाए तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है दोस्त, प्रकाश वर्ष मतलब एक पारसेक प्रकाश वर्ष का भी 3.25 गुना है लगभग में। लेकिन दोस्त एक पारसेक बराबर कितना होगा? सॉरी, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है दोस्त, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्त प्रतिरोध की एसआई इकाई कौन सी है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। देखिए दोस्त, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियंस हर जगह पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है दोस्त, कूलाम किसकी है दोस्त? कूलाम आवेश की इकाई है। आवेश की इकाई। उसके बाद जूल दोस्त किसकी है? जूल ऊर्जा की और कार्य की इकाई है। न्यूटन किसकी दोस्त? न्यूटन बल की इकाई है। बल की इकाई न्यूटन। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। अगर दोस्त प्रतिरोधकता होता तो उसकी हो जाती ओम मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन कौन से? तो दोस्त सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है समांगी पदार्थ, विषमांगी पदार्थ, समांगी और विषमांगी पदार्थ। दोस्त इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका है कोलाइड। कोलाइड, कोलाइड इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जो सामान्य पदार्थ है इनकी जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो ठोस, द्रव और गैस मुख्यतः है। इसके बाद प्लाज्मा और बीईसी भी आ जाती है। तो दोस्त कोलाइड इसका सही जवाब था कि कोलाइड इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हवा क्या है? तो दोस्त हवा एक मिश्रण है। ये क्या है? दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। तत्व भी है और यौगिक भी है। जैसे दोस्त अगर हवा की बात की जाए, वायु की बात की जाए, तो वायु में 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद 21% के लगभग ऑक्सीजन होता है दोस्त, और 0.93% ये आर्गन होता है। अगर 0.03 की बात की जाए तो दोस्त इतना CO2 होता है। ये क्या होता है दोस्त? CO2 होता है। तो जो हवा है इसमें तत्व और यौगिक दोनों ही है। ठीक है दोस्त, आगे जैसे तत्व कौन सा? आर्गन है, और ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। CO2 क्या हो जाएगा? एक यौगिक हो जाएगा। तो इसमें दोनों शामिल है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट या फिर डिवीजन, तो इन सबको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त? एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्त, फिजियोलॉजी में क्या होता है? मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी में क्या होता है दोस्त? जो पीढ़ी होती है हमारी, जैसे किसी बच्चे में अपने माता पिता के जो समान जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन किसमें करेंगे? आनुवंशिकी में करेंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं?
तो दोस्त जीवों के वर्गीकरण में जो वर्गीकरण होता है उसमें क्या होता है, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दोस्त यहाँ पे सोरोलॉजी, सोरोलॉजी कैसे कहते हैं, तो छिपकली के अध्ययन को, कैसे, छिपकली के अध्ययन, छिपकली के अध्ययन को दोस्त सोरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कब, तो दोस्त कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा, यदि वह क्या कर लेता हो, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो दोस्त वो किसमें सक्षम हो, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है, तो उसे हम दोस्त क्या कहेंगे, कंप्यूटर साक्षर कह देंगे। और दोस्त अगर कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात की जाए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो दोस्त ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वकोषी अपने भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं, तो दोस्त स्वकोषी अपने भोजन का निर्माण स्टार्च के रूप में करते हैं। स्वकोषी को अपने भोजन का निर्माण करने के लिए वायुमंडल से CO2 की जरूरत होती है दोस्त, और उसके बाद मतलब CO2, और जमीन से ये क्या लेते हैं, जमीन से लेंगे जल, और सूर्य से प्रकाश, और जो हरे पौधे होते हैं इनमें सभी में अपने पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। तो ये सभी चारों चीजें मिलकर के एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्त जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसी के द्वारा ग्लूकोज और स्टार्च बनते हैं। तो दोस्त इसी वजह से क्या बनते हैं, बनाते हैं, ये पौधे भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है, तो दोस्त जीवाणु और कवक ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ये क्या करते हैं दोस्त, जो सड़े गले पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनको जटिल अवस्था से सरल अवस्था में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु और कवक। तो दोस्त ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अब मिलते हैं दोस्त अगले नए प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्त कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।